Very good morning, my dear students of class 9. How are you? A new day, a new class, and a new chapter. I hope you understand the second chapter of your civics. What is democracy and why democracy? अगर किसी को भी स्टूडेंट को अगर सेकेंड चैप्टर में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मेरे को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट चैप्टर में सबसे पहले शुरुआत से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या? ठीक है, पहला चैप्टर जो था हम लोगों ने पढ़ा था डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड। ठीक है, डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड का मतलब ही होता है कि सबसे पहले तो डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि लोकतंत्र दुनिया के विभिन्न देशों में किस तरीके का है, किस तरीके का रहा है पास्ट में। ठीक है, मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ डेमोक्रेसी हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने बहुत सारे देशों की कहानियां पढ़ी थी। ठीक है, कंटेम्प्ररी वर्ल्ड का मतलब होता है साथ साथ चलने वाले देशों में, जो हमारे साथ साथ चलने वाले देश हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे देशों की कहानियां पढ़ी थी उसमें। ठीक है, चिले की कहानियां पढ़ी थी। ठीक है, पोलैंड की कहानियां पढ़ी, म्यांमार की कहानियां पढ़ी। तो हम लोगों ने इतने सारे देशों में जो कहानियां पढ़ी, हम लोगों ने देखा क्या, सीखा क्या हम लोगों ने पहले चैप्टर से? तो पहले चैप्टर से हम लोगों ने ये सीखा था कि डेमोक्रेसी दुनिया में किस तरीके से है, उनका बनना, उनका बिगड़ना और फिर से उनका बनना, ये हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा। चलिए ठीक है, ये तो हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा पूरा का पूरा सिलेबस। आई होप वो तो ऑफलाइन क्लास था तो हर किसी को अच्छे से समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। तो ठीक है, दूसरा चैप्टर जो था जो हम लोगों ने टोटली ऑनलाइन पढ़ा, वो दूसरा चैप्टर था क्या? व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में जाना कि लोकतंत्र आखिर है क्या। ठीक है, किस तरीके से लोकतंत्र काम करता है, लोकतंत्र में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, तो हम लोगों ने ये भी जाना कि लोकतंत्र में क्या क्या बुराइयाँ हैं। ठीक है, और लोकतंत्र हमें कहाँ ले जाता है, अगर कुछ बुराइयाँ हैं तो उस बुराइयों से हमें क्या नुकसान है, अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो उन अच्छाइयों से हमें क्या फ़ायदा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ी हैं। ठीक है, लास्ट चैप्टर में मैंने सारे नोट्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। एक्सरसाइजेज मैं आप लोगों को भेज दिया था मैंने पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, कि जो भी एक्सरसाइजेज बुक के जो भी एक्सरसाइजेज थे आप उसको अच्छे से समझ के बना पाए, और हर नोट्स और क्वेश्चन आंसर, जो भी क्वेश्चन आंसर होगा उसको आप कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, फेयर कॉपी में। तो यहाँ तक दो चैप्टर जो था। अब बच्चों दो चैप्टर के बाद वी विल स्टडी अ लिटिल स्लो। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि अब जो है हम लोगों के पास चैप्टर्स बहुत कम हैं और हमारे पास समय बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब हम लोग इन सारी चीज़ों को, चाहे वो हिस्ट्री हम लोग जो पढ़ रहे हैं या सिविक्स हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग स्लोली लेके चलेंगे। ठीक है, जिससे आपको हर चीज़ बहुत डिटेल्ड वे में, और एक वीडियो को अगर आप एक वीडियो से कोई एक ही टॉपिक क्लियर होता है, कोई एक ही पैराग्राफ अगर क्लियर होता है तो आप घबराइए मत, क्योंकि एक पैराग्राफ अगर अच्छे से क्लियर होगा तो आपके लिए वही सही है। ठीक है, सबसे बड़ा बात क्या है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक तो आप लोग घर में रह रहे हैं, ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, आप लोग ठीक से बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, और आपको चाहिए कम से कम अगर कोई एग्ज़ाम अगर आज के डेट में हो जाता है तो आप लोग इस लायक नहीं है कि खुद से कोई एग्ज़ाम दे सके। ये आपके पढ़ाई की स्थिति है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि हर एक कंसेप्ट, हर एक टॉपिक आपको बहुत क्लियर्ड रहे दिमाग में। सबसे पहले तो मैं मौका देता हूँ, आज के क्लास के बाद मैं चाहूँगा कि बच्चों आप लोग जो पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, उससे सवाल करें मेरे से। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने 2-3 सवाल क्रिएट करें खुद से। ठीक है, और उन सवालों को मेरे से सवाल करें, आखिर आपके अंदर भी कुछ जानने की इच्छा होगी, मैं ये देखना चाहता हूँ। ठीक है, और अगर नहीं होगी जैसा कि मुझे लगता है तो फिर तो भाई मैं किसी भी तरीके से आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा। अगर आप इच्छुक नहीं होंगे अगर पढ़ने के लिए बच्चों, तो मैं इच्छुक नहीं होऊंगा आपको पढ़ाने के लिए। यू हैव टू बी वेरी एंथुजियास्टिक टुवर्ड्स योर स्टडी। ठीक है, तो प्लीज़ अपने आप को उतना तत्पर बनाएं आप लोग कि आप लोग मेरे से सवाल कर सकें। ओके, तो ये 2 चैप्टर था जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा लास्ट क्लासेस में। ठीक है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, और पहला चैप्टर जो था डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड। तीसरा चैप्टर जो हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं
उस चैप्टर का नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मतलब होता है बच्चों कि जो चुनाव की प्रक्रिया हमारे देश के अंदर, जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, चुनाव की प्रक्रिया, ठीक है। जिस तरीके का चुनाव का सिस्टम, जो इलेक्शंस का सिस्टम जिस तरीके का हमारे देश में होता है, उसी तरह वही सिस्टम को हम लोग आज इस चैप्टर में आज से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। इन चैप्टर 1 we have seen in the democracy is neither possible nor necessary for the people govern directly। पहला चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि लोग जो थे वो डायरेक्टली, डेमोक्रेसी जो है वो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, जिससे लोग जो है डायरेक्टली डेमोक्रेसी में अपना योगदान नहीं दे सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक है। हम लोग जाके खुद किसी तरह कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, हम लोगों को अपने प्रतिनिधि को चुनना होता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनना होता है। हम लोग बैठ के अपने देश के लिए खुद से डिसीजन बैठ के नहीं लिया करते हैं, ये हम लोगों ने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म डेमोक्रेसी इन आवर टाइम्स फॉर द पीपल टू गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। जैसा हमने कहा कि सबसे ज़्यादा कॉमन आज के समय में जो नए जनरेशन में क्या, ये डेमोक्रेसी का बेसिक फीचर है कि हम लोगों के लिए सबसे कॉमन चीज़ क्या है कि हम लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग MLAs को चुनते हैं, MPs को चुनते हैं, और ये हमारे इश्यूज़ को ले जाके गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट करते हैं उन इश्यूज़ को। और यही जो सिस्टम है, यही डेमोक्रेसी का मूल आधार है, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनना, ओके। We begin by understanding why elections are necessary and useful in democracy। हम लोग की शुरुआत इस चैप्टर की कैसे होगी भाई, ये इलेक्शंस क्यों ज़रूरी है हमारे डेमोक्रेसी के अंदर, और किस तरीके से इलेक्शंस जो है वो यूजफुल है, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्यों यूजफुल है डेमोक्रेसी में इलेक्शंस। We try to understand how electoral competition among the political parties serve the people। हम लोग ये भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, वगैरह वगैरह, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इन पार्टियों के बीच में जो इलेक्शन को लेके जो कंपटीशन होता है इन पार्टियों के बीच में, इससे हमारा क्या फ़ायदा होता है। अगर हमारा कुछ तो फ़ायदा होगा ना, तभी तो हम लोग इलेक्शंस को प्रीफर करते हैं। तो हमारा क्या फ़ायदा होता है भाई, ये भी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। We then go to ask makes the election democratic। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्शन जो है वो कितना डेमोक्रेटिक है। अब इलेक्शन जो होता है, हम लोग जानते हैं कि इलेक्शंस में धांधली भी होती है। हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेक्सिको की कहानी देखी थी कि मेक्सिको में किस तरीके से एक ही पार्टी इतने सालों से धांधली के थ्रू जीतते आई है। हम लोगों ने चाइना के बारे में पढ़ा था कि चाइना में किस तरीके से 70 साल से एक ही पार्टी की सरकार चल रही है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ये कैसे होगा, ठीक है, इलेक्शंस कैसे डेमोक्रेटिक होना चाहिए। द बेसिक आइडिया है टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन। जो बेसिक आइडिया है इस चैप्टर का, वो क्या डिस्कस करेगा कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन, एक लोकतांत्रिक इलेक्शन जिसमें लोगों का सही तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो, और एक अलोकतांत्रिक जिसमें लोग ठीक तरीके से काम अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं। इन दोनों के बीच में, जो इन दोनों तरह के इलेक्शंस के बीच में क्या अंतर है, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू असेस इलेक्शंस इन इंडिया इन द लाइट ऑफ दिस यार्डस्टिक। और पूरा चैप्टर जो है, इसके बाद का जो टॉपिक सब है, ये यही सब टॉपिक्स पे डील होगा कि किस तरीके से इंडिया के इलेक्शंस कैसा प्रभाव डालते हैं लोगों पे, ठीक है। वी टेक अ लुक एट द ईच स्टेज ऑफ इलेक्शन फ्रॉम द ड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज इन द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। हम लोग शुरुआत से, जिस समय इलेक्शन की घोषणा होती है, वहाँ से लेकर रिजल्ट आने तक के पूरे प्रोसेस को इस चैप्टर में बताया जाएगा, ठीक। हर कंस्टिट्यूएंसी का एट ईच स्टेज वी आस्क what should happen and what does happen in election। हर स्टेज पे जैसे जैसे चीज़ें बताएगा, वैसे वैसे हर स्टेज पे सवाल करेगा कि ये कैसे हो रहा है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ऐसे कैसे हो रहा होता है हमारे इलेक्शंस में, ठीक है। Towards the end of this chapter we turn to assessment of whether elections in India are free and fair। और लास्ट में हम लोगों को ये सवाल किया जाएगा, ये पूछा जाएगा, जो कि मैं तुम लोगों से पूछूंगा कि क्या तुम्हें लगता है कि इंडिया में फ्री एंड फेयर, साफ सुथरा इलेक्शंस होता है कि नहीं होता है,
Here we also examine the rule of the election commission in ensuring the fair and fair elections. और इलेक्शन कमीशन जो हमारे देश में एक संस्था बनी हुई है जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करती है, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करती है। इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है? साफ सुथरा इलेक्शन पूरे देश के अंदर कराने में। ये सारे बेसिक टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विथ व्हाई इलेक्शंस। क्यों इलेक्शन की जरूरत है भाई? इलेक्शन इतना बड़ा चीज है क्यों? लेट्स डिस्कस दैट। एक पेपर का कटिंग है, ठीक है, पेपर का कटिंग एक दिया हुआ है। पेपर का कटिंग पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद फिर उसके बारे में डिटेल बताएगा। दिस टाइम इज आफ्टर मिडनाइट and expectant crowd sitting for the past 5 hours in the chalk of the town waiting for its leader to come। ठीक है, रात के 12 बज रहे हैं और एक चौक चौराहे पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी को, उनके नेता के आने का। उनके नेता आने वाले हैं। पेपर का कटिंग है ये, ठीक है। The organizers assure and reassure the crowd that he would be here by any moment. The crowd stand up whenever a passing vehicle comes the way. It arouses the hope that he has come। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने ये पूरा का पूरा रैली वगैरह जो ऑर्गेनाइज किया है, वो लोगों को ये सांत्वना दे रहे हैं कि बस नेताजी अभी आने ही वाले हैं। ठीक है, वो लोग बैठे हुए हैं और जब भी कोई गाड़ी वहां से गुजर रही है तो लोग खड़े हो जा रहे हैं इस उत्सुकता में कि उनके नेताजी आ गए हैं। ठीक है, ये शुरुआत है। द लीडर इज मिस्टर देवीलाल, the chief of Haryana Sangharsh Samiti, who was to address the meeting in Karnal on Thursday night। जो लीडर थे जिनके आने का इंतजार हो रहा था, उस लीडर का नाम था मिस्टर देवीलाल, जो एक हरियाणा में हरियाणा संघर्ष समिति एक पार्टी है जिसके वो चीफ थे। ठीक है, वो उस मीटिंग को करनाल में होने वाला था ये मीटिंग, और उस मीटिंग को एड्रेस करने के लिए, उस मीटिंग को संबोधन करने के लिए ये आ रहे थे देवीलाल जी। The 76-year-old leader is a very busy man these days। ये जो 76 साल इनकी उम्र है मिस्टर देवीलाल की, और फिलहाल ये बहुत बिजी चल रहे हैं। ये पेपर का कटिंग बता रहा है। ठीक है, His days starts with 8 AM and ends after 11 PM। उनके दिन की शुरुआत होती है सुबह 8 बजे से, वो लग जाते हैं और रात के 11 बजे तक वो दिन भर वो काम करते रहते हैं। दिन भर रैलीज ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात विचार करते हैं। ये ऐसे इनका दिन कट रहा है। He had already addressed 9 election meetings since morning। सुबह से लेकर अभी तक वो 9 इलेक्शन मीटिंग वो अभी तक कर चुके हैं, लोगों से भेंट मुलाकात कर चुके हैं। 9 इलेक्शन मीटिंग हो चुका है। Been constantly addressing public meetings for the past 23 months and preparing for this election। पिछले 23 महीने से लगातार वो इसी तरीके से इलेक्शन मीटिंग कर रहे हैं, और जो आने वाले, जो हरियाणा में जो आने वाला जो इलेक्शन है, ये उस इलेक्शन की तैयारी चल रही है। ठीक है, ये पेपर की कटिंग है। इस पेपर की कटिंग से अब आप लोगों को बताया जाएगा कि ये क्या सिस्टम है, किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987। 1987 में हरियाणा में स्टेट इलेक्शन हो रहा था। ये उसी स्टेट इलेक्शन के समय का एक पेपर कटिंग है जो कि पेपर में छपा था। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय द कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। स्टेट जो है हरियाणा जो है वो कांग्रेस पार्टी के लीडर, कांग्रेस पार्टी उसको चला रही थी। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स गवर्नमेंट, कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी वहाँ पे 1982 से वहाँ पे कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी हरियाणा में। चौधरी देवीलाल, then an opposition leader, led a movement called न्याय युद्ध। कांग्रेस जो ऑपोजिशन पार्टी थे, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर जो थे चौधरी देवीलाल, जिनकी हम लोग अभी बात कर रहे थे, उन्होंने क्या किया था, वो एक मूवमेंट की शुरुआत की थी जिसका नाम था न्याय युद्ध। न्याय युद्ध, ठीक है, न्याय युद्ध, NYAYA, न्याय युद्ध। इंग्लिश में इसका मतलब होता है स्ट्रगल फॉर जस्टिस, स्ट्रगल फॉर जस्टिस। ये चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस के खिलाफ, जो अपोजिशन लीडर थे, इन्होंने एक पूरी मुहिम छेड़ रखी थी हरियाणा के अंदर। एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी लोक दल, और इन्होंने एक नई पार्टी का निर्माण किया था जिसका नाम था, पार्टी का नाम था लोक दल। दिस पार्टी ज्वाइंड अदर ऑपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शंस। और ये छोटे छोटे जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी थी कांग्रेस के अलावा,
वहाँ पे हरियाणा के अंदर इनकी पार्टी उन सारे क्षेत्रीय पार्टी को ज्वाइन कर चुकी थी और एक अपोजिशन का एक बड़ा रोल प्ले कर रही थी, जिससे सरकार को गिराया जा सके अगले आने वाले इलेक्शंस में। In the election campaign, Devilal said that if his party won the elections, his government would waive the loans of farmers and small businessmen. देवीलाल जी ने एक प्रॉमिस कर रखा था लोगों से कि अगर हमारी पार्टी जीत जाती है तो हम लोग किसानों का और इंडस्ट्रियल्स, ठीक है, किसानों का और छोटे छोटे बिजनेसमैन जो देश के अंदर जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे हरियाणा के अंदर, उनके कर्ज जो है वो हम लोग माफ़ कर देंगे। ये देवीलाल जी ने प्रॉमिस किया था। He promised that this would be the first action of the government। और उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है तो हमारे सरकार का जो सबसे पहला एक्शन होगा वो यही होगा, कर्ज माफ़ी का आप लोगों के लिए। The people were unhappy with the existing government. They were also attracted by देवीलाल promise। लोग जो थे हरियाणा के वो पूरे तरीके से कांग्रेस से नाखुश थे और देवीलाल जो प्रॉमिसेस कर रहे थे, जो वादे कर रहे थे, उन वादों की तरफ पूरे हरियाणा के लोग बहुत अच्छे से आकर्षित हो चुके थे। ये था शुरुआत। So when the elections were held, they voted overwhelmingly in the favor of लोक दल and its allies। So इसी तरीके से अब लोग जब कांग्रेस से नाखुश होंगे, एक पार्टी से नाखुश होंगे तो किसी पार्टी से तो खुश होना है, तो इन्होंने जब इलेक्शन हुआ तो लोग खुले हाथों से इन्होंने लोक दल और लोक दल की अलाइड पार्टीज देवीलाल जी के साथ जितने भी छोटे छोटे क्षेत्रीय पार्टी थे उन सबको जी भर के वोट दिया, मन भर के इन्होंने वोट दिया। लोक दल एंड हिज पार्टनर्स वन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स इन द स्टेट असेंबली। लोक दल और उनके जो पार्टी थी, जो सहयोगी पार्टियां थी, इन्होंने 90 सीट्स जो था हरियाणा में उसमें से 76 सीट्स इन्होंने जीता। मतलब एक तरह से समझो कि पूर्ण बहुमत, ठीक है, पूर्ण बहुमत इन्होंने जीता। लोक दल अलोन 160 सीट्स एंड thus had a clear majority in the assembly। एक अगर 70 सीट है, मान लो अगर 90 सीट का अगर इलेक्शन हो रहा है 90 सीट पे, तो सरकार बनाने के लिए जो ज़रूरत है वो 46 इतने की ज़रूरत होती है सरकार बनाने के लिए, आधे से एक ज़्यादा, ठीक है। लोक दल पार्टी जो थी उसने अकेले 60 सीट जीता था। तो ये एक तरह से एक क्लियर मेजोरिटी था, ठीक है, कि सरकार अब देवीलाल की बनने वाली है स्टेट के अंदर। द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट्स। कांग्रेस जो वहाँ पर रूलिंग पार्टी थी इससे पहले वाले इलेक्शन में, वो सिर्फ 5 सीट जीत के आई थी। Once the election results were announced, the sitting chief minister resigned। The newly elected members of legislative assembly of Lok Dal choose देवीलाल as their leader। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ वैसे ही कांग्रेस के जो नेता थे, जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हुए थे, उनको रिजाइन दे दिया उन्होंने, और लोक दल के जितने भी एमएलए थे उन्होंने अपने नेता के रूप में किसको चुना? देवीलाल जी को। कि देवीलाल जो है वो हमारे मुख्यमंत्री होंगे, लोक दल के नेताओं ने चुना। तो गवर्नर इनवाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर। गवर्नर ने, जो हरियाणा के जो गवर्नर थे, उन्होंने देवीलाल जी को आमंत्रित किया कि आप आइए और नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लीजिए। 3 days after the election results were declared, he became the chief minister। 3 दिनों के बाद उन्होंने शपथ लिया और वो चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा बन गया। As soon as he became the chief minister, his government issued an order waiving the outstanding loans of the small farmers, agricultural laborers and small businessmen। जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उनका सबसे पहला डिसीजन यही था कि किसानों और छोटे बिजनेसमैन और एग्रीकल्चरलिस्ट लोग, जो खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, उनके जो लोन्स थे, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, उन लोन्स को उन्होंने माफ़ कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है। His party ruled the state for 4 years। The next election were held in 1991, but this time his party did not win the popular support। The Congress won the election from the government। अगली बार जो इलेक्शन हुआ 1991 में, उस इलेक्शन में देवीलाल जी की पार्टी ने वो दोबारा वो सपोर्ट नहीं जीत पाई उनकी पार्टी, और 1991 में फिर से दोबारा वहाँ पे इलेक्शन हुआ तो कौन सी पार्टी ने सरकार बना लिया? कांग्रेस की पार्टी ने। इस छोटी सी कहानी से हमें एक चीज़ तो बहुत क्लियरली समझ में आता है, ठीक है, कि डेमोक्रेसी जैसी जगह पे, जहाँ पे लोगों को जिस पार्टी से मन भरता है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं डेमोक्रेसी में, ठीक है। अगर हमको लगता है कि ये पार्टी हमारे लिए कुछ कर सकती है तो हम उस पार्टी को जिताएंगे। अगर हमें लगता है कि ये पार्टी जो है ये इतने साल राज करने के बाद भी इस पार्टी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो हम उसको तुरंत हटा सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। ये हम, मेरे और तुम्हारे जैसे लोग जो इस देश की जनता है, हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम लोग किसी भी पार्टी को दोबारा सत्ता में ला सकते हैं और किसी भी पार्टी को दोबारा सत्ता से हटा सकते हैं।
ओके, ये हम लोगों को अभी समझ में आया। एक्सक्यूज मी। ओके क्लास, तो हम लोगों को अभी यही समझ में आया कि किस तरीके से हम लोग इलेक्शंस में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, हम लोग किस तरीके से इलेक्शंस में नई पार्टीज को हम लोग जिता भी सकते हैं और पुराने पार्टीज को हम लोग हरा भी सकते हैं जिन्होंने देश में बहुत सारे काम किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है? ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि देश के अंदर अगर इलेक्शंस होते हैं तो हमें इलेक्शंस की ज़रूरत आखिर है क्यों? लेट्स डिस्कस दैट। इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। इलेक्शंस जो है वो किसी भी डेमोक्रेसी में रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल पे हमेशा होते रहते हैं। There are more than 100 countries in the world in which elections take place and choose people representatives. दुनिया में 100 से ज़्यादा ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे वहाँ पे इलेक्शन होते रहता है और लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स समय समय पे चुनते रहते हैं। रेगुलर होता है, ये एक रेगुलर प्रोसेस है जो समय के साथ होता रहता है। ठीक है, वी ऑल्सो रीड द इलेक्शंस आर हेल्ड इन मेनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। बहुत सारे ऐसे भी कंट्रीज हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है, बहुत सारे ऐसे भी कंट्रीज हैं जहाँ जो डेमोक्रेटिक नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ पे इलेक्शंस होता है। तो ये एक इलेक्शंस एक रेगुलर प्रोसेस है। ठीक है, चुनाव एक रेगुलर प्रोसेस है जिसमें लोगों को ये क्षमता मिलती है कि वो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस? सवाल खड़ा होता है भाई कि हमें इलेक्शन की ज़रूरत ही क्यों है? लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। देखने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर ये पूरा का पूरा चीज़ समझाएगा कैसे जब उसकी कमी महसूस होगी। ठीक है, जब इलेक्शन अगर नहीं होगा अगर डेमोक्रेसी में, तो वो देखते हैं हम लोग उस तरह का डेमोक्रेसी कैसा होगा। A rule of the people is possible without any elections if all the people can sit together every day and take all the decisions. ठीक है, तो बिना इलेक्शन के कैसा हो सकता है भाई माहौल? जब लोग हर रोज एक साथ बैठे और हर रोज उनके अच्छे बुरे आगे के फ्यूचर का डिसीजन बैठ के खुद से लें, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ढेर सारे लोग एक साथ एक जगह पर बैठें और अपने लिए या फिर अपने बच्चों के लिए या भविष्य के लिए या देश के लिए किसी भी तरह का डिसीजन वहाँ पे बैठ के खुद से लें। तो ये पॉसिबल नहीं है। बट एज वी ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 1, दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि ये किसी भी लार्ज कम्युनिटी में ये पॉसिबल है ही नहीं। Nor if it is possible for everyone to have time to acknowledge their decisions in all matters. Therefore, in most democracies, people rule through their representatives. तो सारे लोग एक साथ बैठ के एक जगह पर डिसीजन मेकिंग में किसी भी तरह का योगदान नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं और ये प्रतिनिधि जो है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स, MLAs, MPs, ये हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं। Is there a democratic way of elected representatives without election? क्या कोई और तरीका है? क्या कोई और लोकतांत्रिक तरीका है जिसमें बिना इलेक्शन के हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन सकें? नहीं, I don't think so that there is another way to choose your representatives rather than through elections. Elections के अलावा let us think of a place where representatives are selected on the basis of age and experience. अगर हम लोग ऐसा देखते हैं, मान लो ऐसा देख के चलते हैं अगर कि ऐसा कोई जगह है, ठीक है, जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव इस तरीके से चुने जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, कि कितना तजुर्बा है उनको। ठीक है, दुनिया का कितना तजुर्बा है उस पर अगर चुना जाए तो क्या होगा? और अ प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज, या फिर कितने पढ़े लिखे हैं या फिर वो कितने जानकार हैं, इस तरीके से अगर हम लोग रिप्रेजेंटेटिव चुनना शुरू करें तो there could be some difficulty in deciding on who is more experienced or knowledgeable. इसमें थोड़ी कठिनाई होगी इसमें, ये चुनने में कि कौन से लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और या फिर कौन से लोगों के पास ज़्यादा जानकारी है, कौन से लोग ज़्यादा नॉलेजेबल हैं दुनिया में। थोड़ा परेशान होगा, बट लेट अस से people can resolve these difficulties. Clearly such a place does not require elections. तो ऐसे जगह पे किसी भी तरह का इलेक्शन का ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, इस तरह के माहौल में। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? क्या हम लोग इस तरह की जगह पे जहाँ पे लोग चुने जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज या फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन, इसको हम लोग डेमोक्रेसी कह सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाउ डू वी फाइंड आउट
if the people like their representatives or not. अगर ऐसा भी हो सकता है, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि लोग जो हैं, जो चुन के आ रहे हैं, जो नॉलेजेबल हैं, जो एजुकेटेड हैं, वो लोग जो है देश के, वो उनको पसंद करते हैं कि नहीं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, अगर हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, उम्र भी उनकी ठीक ठाक है, तजुर्बा भी उनके पास बढ़िया है, लेकिन लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, तो इस तरह का वो नेता होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह का नेता भी नहीं होना चाहिए। हाउ डू वी इंश्योर दैट दिस रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेष ऑफ द पीपल? और ये लोग जो चुने के आए हैं, ये लोगों के विशेष के अकॉर्डिंग, जो लोग हैं, जिन जनता है, जिन पे इनको राज करना है, ये उनके इच्छाओं के अकॉर्डिंग ये काम करेंगे कि नहीं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हाउ टू मेक श्योर दैट पीपल डोंट लाइक टू डू द रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स? हाउ those who the people don't like to do not remain their representatives? और वो लोग, मान लो अगर हम लोग उन रिप्रेजेंटेटिव्स को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो उनको हटाया कैसे जा सकता है? ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सारे सवाल हैं। दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो। तो ये इसको ख़त्म करने के लिए एक सिस्टम चाहिए, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिस सिस्टम के अंदर लोगों को रेगुलर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने प्रतिनिधियों को, अपने नेताओं को चुनने का हक हो, और ज़रूरत पड़े तो उन नेताओं को हटाने का भी हक हो अगले इलेक्शन में। ये एक पूरा प्रोसेस, एक मैकेनिज़्म चाहिए पूरे के पूरे देश के अंदर। ठीक है, इफ दे विश टू डू सो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन। और ये पूरे सिस्टम को, इस पूरे मैकेनिज्म को ही हम लोग इलेक्शंस कहते हैं, जिसमें से हम अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग किसी भी तरह का काम कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत बेसिक चीज़ है। इलेक्शन आखिर कहते किसको हैं? Therefore, elections are considered essential in our times for the representative democracy. इसलिए प्रतिनिधि, नेताओं की जो राजनीति जिस तरीके की होती है, ऐसे लोकतंत्र में हमारे देश के अंदर इलेक्शंस का होना बेहद ज़रूरी है। बिना इलेक्शंस के हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हिस्सा नहीं ले सकते हैं हमारे देश के अंदर। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मेनी चॉइसेस। एक इलेक्शंस में वोटर्स के पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं। ठीक है, हम लोग जब चाहें कि जिस भी नेता को चुन सकते हैं, अगले इलेक्शन में हम लोग उस नेता को हटा भी सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे चीज़ें होते हैं, हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं। क्या है भाई? दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। ठीक है, वो उन नेताओं को चुनते हैं। हमारे पास जो चॉइसेस हैं, वो चॉइसेस क्या क्या है भाई? हम लोग चुन सकते हैं कि कौन हमारे लिए कानून बनाएगा। ठीक है, कानून बनाने वाला हम लोग चुन सकते हैं अपने लिए। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। हम लोग ये भी चुन सकते हैं कि गवर्नमेंट, सरकार किसकी बनेगी और सारे सरकारी फैसले कौन लेगा, ये भी हमारे हाथ में है। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। वो उस पार्टी को चुन सकते हैं। हम लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग उस पार्टी को चुन सकते हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो सत्ता में आएगी और कौन सी पार्टी जो है हमारे लिए लॉ मेकिंग का काम करेगी, कानून बनाने का काम करेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो इलेक्शंस है क्या, और इलेक्शंस हम लोगों को क्या क्या सुविधाएं देता है द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो हरियाणा के मुख्यमंत्री की कहानी, उनका बनना और फिर कांग्रेस का दोबारा सत्ता में आना। इलेक्शंस है क्या, इलेक्शन से हमें और क्या क्या फ़ायदे हैं, ये हम लोग फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ तक बच्चों आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो। धीरे धीरे बाकी के टॉपिक्स हम लोग क्लियर करेंगे। सो क्लास, थैंक यू सो मच। नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा। होमवर्क है आप लोगों का ये पिछले चैप्टर से सवाल, क्वेश्चंस, you have to raise questions from the last chapter, what is democracy and why democracy। ठीक है, उससे आप सवाल करें, मेरे को सवाल भेजें, I will give you the answers and whatever the concepts that are not cleared, I will clear all the concepts। Whoever the students who have any doubt, please ask me and ask very soon। This is your homework for today। नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, बाकी के फर्दर टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बी सेफ, be home, be at home। Thank you।